तो चलिए, इस सप्ताह के इस प्रथम वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि ये इस सप्ताह हम लोग क्या पढ़े हैं, प्रथम दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द। क्या पढ़ेंगे? विलोम शब्द। पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैंने क्या क्या दिखाने का और समझाने और सिखाने का प्रयास किया है, जो आप लोगों को जब ज़रूरत हो, जब आवश्यकता हो, आपकी सहायता कर सके, जिससे कि आप विषय को अच्छी तरह से जान सके, समझ सके। तो चलिए, आज का वीडियो आरंभ किया जाता है और मैं उम्मीद करूंगी कि आप सभी हर तरफ से अपना ध्यान हटाकर इस वीडियो में ध्यान लगाकर देखेंगे, तो शायद मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई भी बात इस जो विषय इसमें दिखाया गया है उससे जुड़ी कोई भी बात आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो चले आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द। वैसे तो आप अपने पहली जो कक्षा 4 कक्षा 3 में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है, फिर से एक बार दोहरा देती हूँ। अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विरोधी शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे धर्म, अधर्म, रात, दिन आदि। यानी जब अर्थ के हिसाब से दो शब्द एक दूसरे से उल्टे अर्थ में आते हैं, वे विलोम शब्द कहलाते हैं। धर्म, जो धर्म को मानता है, पूजा पाठ, ईश्वर में भक्ति, उसे कहते हैं धर्म। और अधर्म अर्थात जो व्यक्ति जो है ठीक से अपने धर्म के आचरण को नहीं करता, धर्म के कार्यों को नहीं करता। इसके बाद है रात और दिन। आप देखते हैं जब रात आता है, रात के बाद यानी रात में समय पूरी तरफ कालीमा छा जाती है, और दिन जब होता है तो सूरज का उजाला पूरी चारों तरफ धरती पर अपनी किरणें बिखेरने लगता है। तो यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम से जुड़े हुए जो बहुत से कठिन शब्द है विलोम शब्द के, उन्हीं को मैंने आगे आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया है और उसके साथ साथ उसका अर्थ बताने का भी प्रयास किया है। विलोम शब्द पहला है न्याय, अन्याय, धर्म, अधर्म, सुरक्षा, असुरक्षा, संतोष, असंतोष, चल, अचल, परिचित, अपरिचित, शिक्षित, अशिक्षित, आशा, निराशा, आदर, निरादर, धनी, निर्धन, बलवान, निर्बल, दोषी, निर्दोष, लोभी, निर्लोभी, दयालु, निर्दय। क्या? दयालु और निर्दय। तो एक बार मैं इन सभी शब्दों के अर्थ भी आपको बता देती हूँ, जिससे कि आपको किसी से इसके बारे में पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे न्याय, न्याय यानी जिनके साथ इंसाफ होता है, जिनको उनके कार्य का सही अर्थ मिलता है। अन्याय यानी किसी के साथ जब कुछ गलत होता है तो वह हो गया अन्याय। उसके बाद धर्म, धर्म मैंने बताया भी पहले। सुरक्षा यानी किसी को क्या है, प्रोटेक्शन मिला हुआ है, हाँ, वो हर तरफ से सेफ है। और असुरक्षा यानी किसी को सुरक्षा नहीं मिली है। संतोष या मन में धैर्य है, हाँ, कि मुझे जितना मिला है उतना ठीक है। असंतोष यानी किसी को कोई चीज़ मिला है और वह उसे ठीक नहीं लग रहा है। चल और अचल, अचल यानी जो स्थिर बना हुआ है, जैसे पर्वत अपनी जगह स्थिर है, और चल यानी जो गतिशील है, चलता रहता है, इधर उधर परिवर्तनशील है। परिचित जिसे हम जानते हैं, अपरिचित जिसे हम नहीं जानते। शिक्षित जो पढ़ा लिखा है, अशिक्षित जो पढ़ा लिखा नहीं है। इसके बाद देखिए आशा यानी विश्वास है, होप, निराशा, होपलेस, आदर यानी किसी का सम्मान करना, निरादर यानी किसी का अपमान करना, धनी जिसके पास धन है, निर्धन जिसके पास धन नहीं है, बलवान
यानी शक्तिशाली, निर्बल यानी जो क्या है जिसमें बल नहीं है, निर्बल बिना बल का। दोषी जिसने कुछ दोष किया है, निर्दोष जिसने कोई गलती या दोष नहीं किया। लोभी यानी जिसमें लालच हो, निर्लोभी जिसमें किसी भी चीज़ की पाने की इच्छा या लालच ना हो। दयालु दया करने वाला, निर्दयी जो उसमें दया ना हो। चले आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उपस्थित यानी आप लोग कक्षा में जब प्रेजेंट होते हैं या उसे बोलते हैं उपस्थित, और जब आप प्रेजेंट नहीं होते हैं उसे कहते हैं अनुपस्थित। एक यानी वन, अनेक यानी मैनी, एकता यानी यूनिटी, अनेकता अर्थात जिनमें एक समान ना हो उसे कहा गया है अनेकता, जहाँ एकता की बात जो है ना हो। इच्छा जो आप सोचते हैं पाने के लिए, अनिच्छा यानी आपको आपके अंदर किसी भी चीज़ की पाने की इच्छा नहीं है। उचित यानी सही, अनुचित जो सही नहीं है। उत्साह किसी भी चीज़ करने का मन में जो एक्साइटमेंट होता है उसे कहते हैं उत्साह। अनुत्साह अर्थात आप में किसी भी प्रकार का उत्साह नहीं है। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का अर्थ होता है पास होना। अनुत्तीर्ण यानी फेल होना। इसके बाद शोक यानी दुख, किसी के मर जाने पर जब हम दुखी होते हैं शोक करना। और हर्ष यानी खुशी। मंजूर यानी स्वीकार है, नामंजूर यानी मुझे स्वीकार नहीं है। इंसाफ यानी किसी के संग न्याय होना। नाइंसाफ़ी यानी अन्याय। पसंद अर्थात आपको वह चीज़ पसंद है। नापसंद जो चीज़ आपको पसंद नहीं है। सुपुत्र अच्छा पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र। कुपुत्र जो आपकी आज्ञा को ना सुनता हो, जो आज्ञा को ना सुनता हो वह है कुपुत्र। सुयश आपके अच्छे गुणों, अच्छे कार्यों का यश चारों तरफ फैलना, सुयश। कुयश बुरे कर्मों का, बुरे कार्यों का की बातें या यश चारों तरफ फैलना, कुयश। सुमति अच्छी मति, अच्छी बुद्धि। कुमति बुरी बुद्धि, गलत बुद्धि। उदय सूरज का उदय होना। अस्त सूरज का अस्त होना। स्वाधीन, स्वाधीन यानी आज़ाद। और पराधीन यानी जो आज़ाद नहीं है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये सब समझ में आया होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है बहुत बार पुस्तक में लिखी है अर्थ नहीं समझते हैं और उसे बिना अर्थ को समझे हुए याद कर लेते हैं। तो आप सोचिए कि विलोम शब्द जब आप पढ़ रहे हैं तो विलोम शब्द पढ़ने के साथ साथ आप लोग बहुत से नए शब्द भी सीख रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जब आप विलोम शब्द को पढ़ रहे हैं तो पूरी वर्तनी के साथ इसे याद करें या पढ़ें, और वो भी अर्थ के साथ पढ़ें। यही मेरा उद्देश्य है इस शब्दों को आपके सामने रखने का। जैसा कि पुस्तक में ये सभी जो शब्द है आपके लिए मौजूद हैं, जहाँ से आप आसानी से पढ़ सकते हैं, परंतु बहुत बार अर्थ न समझने के कारण बच्चे गलत पढ़ लेते हैं। और बहुत बार यह भी है उच्चारण, यानी एक एक शब्द का सही उच्चारण करना भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर नए शब्द सीख रहे हैं और नए शब्द का उच्चारण और उसको सार यानी उसके सही अर्थ के साथ सीखना बहुत आवश्यक है। तो आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान यह देना है कि सही उच्चारण हो। और मैंने इसके पहले भी जो वीडियो बना है और आगे भी मैं बनाती हूँ, तो मेरा यही उद्देश्य होता है कि जब वीडियो में अध्यापिका जी आपको या फिर जब आपको शब्दों का उच्चारण करके को पढ़ाया या समझाया जा रहा है वीडियो के माध्यम से, तो आप भी चुप ना बैठें, आप भी उसके साथ उच्चारण करें। समय कीमती है, आप अपना कीमती समय वीडियो देखने में लगा रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्या करना है? सही पठन पाठन करना है, सही दिशा में अपने सीखने के कार्य को लगाना है, वो भी समय का सदुपयोग करते हुए। सिर्फ देखे नहीं, कान से सुने, आँखों से वर्तनी को भी देखे और बुद्धि में इसका अर्थ भी भेजते रहे। ठीक है, तो चले आगे बढ़े।
अक्लमंद यानी बुद्धिमान, बेअकल जिसमें बुद्धि नहीं है, रहम दिल दूसरे पर दया करने वाला, और बेरहम जो किसी पर दया नहीं करता है, क्रूर है। मिसाल यानी आप किसी के आगे मिसाल दी पर उससे बहुत, मिसाल से भी बहुत अच्छा उसे कहते हैं बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। वफादार यानी ईमानदार, बेवफा यानी जो वफादार नहीं है, यानी ईमानदार यानी जो बहुत आज्ञाकारी है, बात सुनने वाला है, और बेईमान यानी जो क्या है, ईमानदार नहीं है। सद्गुण अच्छे गुण, दुर्गुण बड़े बुरे गुण। सज्जन अच्छे लोग, दुर्जन बुरे लोग। पूर्व यानी जहाँ सूरज उगता है ईस्ट, पश्चिम जहाँ सूरज डूबता है वेस्ट। सद्बुद्धि अच्छी बुद्धि, दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि। उदय सूरज का उगना और अस्त सूरज का डूबना। गहरा यानी बहुत गहराई में, और उथला जो ज़्यादा गहरा नहीं है। सम यानी समान, विषम यानी जो समान नहीं है। बाह्य यानी बाहर का हिस्सा, आंतरिक यानी अंदर का हिस्सा। सौभाग्य यानी अच्छा भाग्य, दुर्भाग्य यानी बुरा भाग्य। और जड़ यानी सजीव, जड़ यानी निर्जीव, और चेतन यानी सजीव। आस्तिक ईश्वर में विश्वास करने वाला, नास्तिक यानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मान लीजिए आपको कहीं कोई समस्या हो रही है, वैसे तो कक्षा में हम लोगों ने पढ़ाया भी है और एक एक अर्थ को भी समझाया है, पर अगर कोई दिक्कत है या फिर से कोई समस्या हो तो आप आभासी कक्षा के दौरान अपनी अध्यापिका जी से पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। तो चले आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ है निम्न नीचे, और उच्च यानी ऊपर ऊंचा। आदि यानी आरंभ, अंत यानी समाप्ति। श्वेत यानी सफ़ेद, श्याम माने सांवला। क्रय यानी खरीदना, विक्रय यानी बेचना। वैकल्पिक यानी अलग अलग विकल्प, और विकल्प कुछ भी आप कर सकते हैं, जो भी चुन सकते हैं आपके विकल्प के अनुसार है। अनिवार्य यानी आवश्यक। मितव्ययी जो सोच समझ के खर्च करता है। अपव्ययी जो बिना सोचे समझे खर्च करता है। वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला। मौखिक यानी मुख से बोला हुआ, लिखित लिख कर बताया गया। आयात यानी इंपोर्ट करना, निर्यात यानी एक्सपोर्ट करना। खल यानी बुरे जन, सज्जन अच्छे जन। सरस रस से भरा, नीरस बिना रस का। स्वदेश अपना देश, विदेश यानी परदेश यानी अपने देश से बाहर जाना। प्राचीन पुराना, नवीन नया। सूर्योदय सूर्य का उगना, सूर्यास्त सूरज का डूबना। सुगंध अच्छी गंध, दुर्गंध बुरी गंध। उपजाऊ यानी वह मिट्टी या धरती जिसमें अच्छी उपज हो सकती है, और बंजर जहाँ पर कुछ नहीं उग सकता। तो यहीं तक रहा विलोम शब्द। इसके साथ साथ बहुत से और भी विलोम शब्द आपके पाठ्य पुस्तक में हैं, पर मेरा आपसे यही कहना है कि आपको सब पाठ्य पुस्तक के जितने भी विलोम शब्द हैं उन्हें सभी को पढ़ना है। और इसके साथ ये बात बता दें कि मैंने सिर्फ वह शब्द जो बहुत कठिन हैं, जिनके अर्थ शायद आपको नहीं पता हो सकते हैं मेरे अनुसार, तो वही उसी को मैंने यहाँ पर बताने का कार्य किया है। तो आप सभी सारे विलोम शब्द हैं, उनको अर्थ के संग, उनकी वर्तनी के संग आप क्या करें, हाँ उसे आप पढ़ें और समझें और याद करें। अच्छा, इसके बाद जो है देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर मैंने विलोम शब्द से कुछ अभ्यास कार्य रखे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अब तक कक्षा में भी एक बार पढ़ लिया है, वीडियो में भी आप लोगों ने देख लिया है, तो अब आप आसानी से इस अभ्यास कार्य को कर सकते हैं। चलिए मैं आपके सामने देखिए, पहला अभ्यास है, हमें सबका डैश करना चाहिए, अपमान नहीं। तो अभी हमने अपमान के लिए क्या
शब्द चुना है, आप बताइए इसका विलोम शब्द क्या होगा। आपने सोचा है, अभी आपने पढ़ा भी है। अगर कोई आपका अपमान कर दे तो हाँ, अपमान का क्या होगा, चलिए मैं आपको बता दूं, सम्मान। अपमान का क्या होगा, सम्मान। यात्री धूप में चलते चलते थक गया तो वह डैश में आ गया। कहाँ पर आ गया वो, जब धूप में चलते चलते वह थक गया तो धूप का क्या होगा विलोम शब्द, आपको अनुमान पे बोलना है। चलिए मैं बताऊं, छाँव। धूप का क्या होगा, छाँव। किसान ने मेहनत से बंजर भूमि को डैश बना दिया। क्या बना दिया, बंजर भूमि को। किसान ने मेहनत से बंजर भूमि को डैश बना दिया। जहाँ कुछ पैदा नहीं हो रहा था वहाँ पर उसने मेहनत किया तो वह भूमि क्या बन गई, यानी बंजर का उल्टा क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा। चलिए मैं बताऊं, उपजाऊ। इसके बाद है, समारोह में जब डैश मंच पर चढ़ा तभी सभी श्रोता ताली बजाने लगे। तो श्रोता किस लिए आते हैं, मैंने अभी बताया भी है। तो समारोह में जब डैश मंच पर चढ़ा, कौन चढ़ा, श्रोता का विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द क्या होगा। चलिए मैं बता दूं, मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों ने सही उत्तर सोचा होगा। वक्ता, बोलने वाला, ठीक है। तो यहीं तक रहा विलोम शब्द। मैंने यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक छोटा सा अंश और पढ़ाना चाहा है, बताना चाहा है संक्षेप में। वैसे तो आपको पता ही है, कक्षा 4 में आप लोगों ने इस बातों को पढ़ा और समझा भी है। तो एक बार उस चीज़ को फिर से मैं यहाँ पर दोहराने का कार्य कर रही हूँ। अनुच्छेद लेखन। तो मैंने वीडियो के इस अंश में अनुच्छेद लेखन के विषय में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहा है ताकि आपको याद आ जाए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। यानी रचनात्मक लेख की तरह ही अनुच्छेद लेखन होता है, पर थोड़ा सा इसमें हम लोग समझाकर अच्छे से लिखते हैं। तो यह रचनात्मक लेख का ही एक रूप है। किसी वस्तु या विषय पर कम शब्दों में अपने विचारों को लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। फिर से दोहराती हूँ, किसी वस्तु या विषय पर कम शब्दों में अपने विचारों को लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। कि यदि मौका मिले और आपको कहा जाए किसी विषय पर बोले तो आपको बहुत 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 ज़्यादा बोलना पड़ सकता है या बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। लेकिन जब आप अनुच्छेद लेखन करेंगे तो आपको एक क्या मिल जाएगी, शब्द सीमा मिल जाएगी, जिसके अंदर या वाक्यों की सीमा मिल जाएगी जिसके अंदर आप अपनी बातों को अच्छे से समझाकर लिख सकेंगे। हाँ, तो चले आगे बढ़े हम। अनुच्छेद लेखन के समय निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आप अनुच्छेद लेखन के लिए आपको कोई विषय मिला है, आप उस पर लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करें। आपको विषय मिल गया और आपको उसके बारे में अगर कोई जानकारी नहीं है तो आप लिखेंगे क्या। तो यही होता है कि आपको जानकारी पहले हासिल कर लेनी चाहिए। फिर छोटे छोटे वाक्यों में अपने विचार प्रकट करें। हाँ, लंबी वाक्य को ना लिखें, इससे कि वाक्य संरचना का दोष, वाक्य संरचना में दोष आ सकता है। और वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। अब आप कहेंगे कि अध्यापिका जी ने वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, ये क्यों कहा। क्योंकि अब मान लीजिए आप पहले कह रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई आपको जो है गाय है, तो जो है गाय है वो जब छोटी होती है तो वह जो है मने जो छोटी होती है तो वह घास खाती है और उसका आकार उसमें छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो घास खाती है तो बड़ी होती जाती है। जब बड़ी हो जाती है तो गाय जो होती है उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं, उसका शरीर आकार रूप रंग बदल जाता है। हाँ, छोटी जैसे रहते वैसे नहीं रहते। फिर अगर आप बोलेंगे कि गाय छोटी है, हाँ, और वह दौड़ भी सकती है पर ठीक से दौड़ नहीं सकती, तो आप सोच सकते हैं कि आप एक बार जब कह रहे हैं कि गाय छोटी है, वह बड़ी हो गई, फिर आप छोटे में नहीं जा सकते। फिर आपको गाय के बड़े होने पर उसका जो रूप रंग आकार कैसा है, वो क्या करती है, किससे सहायता करती है, वो बताना है। बड़े होने पर वो क्या करती है। तो इसी को कहते हैं कि वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए और विषय
को की जो क्रमबद्धता है, यानी सीरियल जो है, सीरियल वाइज आप ठीक से लिखें। इसमें भूमिका और उपसंहार नहीं लिखा जाता, यानी बहुत बार बहुत कहते हैं कि भूमिका उपसंहार जो होता है वह निबंध में लिखा जाता है, पर अनुच्छेद लेखन में भूमिका और उपसंहार नहीं लिखा जाता। तो आगे बढ़ें। हाँ, यहाँ पर विषय है कि जल है तो कल है, समय का सदुपयोग, काश व सपना सच होता। तो आप समझ सक रहे हैं कि 3 विषय है, 3 विषय जब आपको मिलेंगे तो इसके ऊपर आपको जानकारियाँ हासिल करनी होंगी। तो यहाँ पर देखिए 3 विषय 3 अलग अलग तरह के हैं। एक है कि जल है तो कल है, तो जल के बारे में, जल के प्रयोग के बारे में सब कुछ आपको जानना होगा, जल से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारी आपको हासिल करनी होगी। दूसरा है समय का सदुपयोग, तो आप विद्यार्थी हैं, आप विद्यार्थी के अनुसार आप समय का किस तरह से सदुपयोग कर सकते हैं, आप वो बता सकते हैं आसानी से। अच्छा, काश वो सपना सच होता, तो आप कोई बहुत सुंदर सपना देख रहे हैं, तो ये आपका पूरा अपना निजी ये विषय है और यह आपकी कल्पना पर आधारित है। आप अपनी कल्पना की बहुत ऊंची उड़ान भरिए, जितनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं, अर्थात आप बहुत कुछ कल्पना कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। आप जो अच्छा सोच रहे हैं आप उसको सपने के रूप में यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से अलग अलग तरह के विषय होते हैं जिस पर आपको लिखना होता है। चलिए एक विषय का उदाहरण मैं आपको यहाँ पर आगे देना चाहूँगी। यहाँ देखिए, आप देख सक रहे हैं कि जल है तो कल है, जल का प्रयोग। हाँ, जल का प्रयोग हम किस किस कामों में करते हैं? जल हमारे पीने के काम आता है। जल जो होता है, सभी जीव जंतु जल को पीकर अपनी जीवन की रक्षा करते हैं। हमारा जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत जल है, हवा के बाद जल सबसे बड़ी ज़रूरत है। और जल जो है ईश्वर ने आसानी से दिया है। जल से कपड़े धोते हैं, घर की साफ़ सफाई होती है, हम स्नान करते हैं, बहुत सी बातें। फिर जल से क्या लाभ है कि जल से जो है हमारा पेट जो है, भोजन बनता है, हमारा कपड़े धुलते हैं, इसके साथ साथ हमारा खाया पिया पचता है। अगर जल ना पिए तो हम लोग मर जाएंगे, और भी बातें आप लिख सकते हैं। फिर जल ना हो तो क्या होगा? अगर जल ना होगा, नहीं होगा धरती पे, तो सारे जीव जंतु क्या है, समाप्त हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व ही नहीं होगा। तो जल के बचाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? जल के उपाय बचाने के लिए हम जो उपाय कर सकते हैं, जैसे कि जल जो बारिश का जल हम इकट्ठा करके रखें। इसके बाद जो है कि जल का हम लोग अपव्यय, यानी जल को बर्बाद ना करें। हाँ, और हम लोग उतना ही जल का प्रयोग करें जितनी हमारी आवश्यकता है, क्योंकि यह पीने का पानी है। तो आप समझ सक रहे हैं कि इस तरह से अगर हम प्रत्येक पॉइंट्स यानी बिंदुओं को 3-3, 4-4 वाक्य में अगर लिखते जाएंगे तो हम आसानी से 12-15 वाक्य यानी 150 से 200 शब्द आसानी से एक विषय पर लिख सकते हैं और बहुत अच्छी तरह लिख सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से अनुच्छेद लेखन करना है। ध्यान देने योग्य मुख्य बातें, इस प्रस्तुति को 2 से 3 बार देखें, यानी जहाँ समझ में ना आए वहाँ वापस चला कर देखें। अभ्यास अगर जो भी मिलता है विद्यार्थी स्वयं पूरा करे, ऐसा करें। गृह कार्य का अविलोम शब्दों को बार बार दोहराते हुए याद करें। लर्निंग आउटकम यानी अधिगम प्रतिफल, उक्त वीडियो को देखने के उपरांत विद्यार्थी निम्नलिखित बातों को सीखने में सक्षम हुए। विचारों के संप्रेषण के समय विलोम शब्दों के सही प्रयोग में, विलोम शब्दों से जुड़े अभ्यास को हल करने में, विलोम शब्दों में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जानने में। क्या करने? अर्थ को जानने में। इसके साथ अनुच्छेद लेखन से जुड़े महत्वपूर्ण बातों को जानने में और अपने विचारों को कम शब्दों में लिखने में। यानी ये रहा आपका आज का अधिगम प्रतिफल। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में आपसे हमारी मुलाकात होगी।